डोनाल्ड सेरोन मेक्सिको के कोजुमेल में एरोलिटो गुफा में गोता लगा रहे थे, तभी कुछ भयानक रूप से गलत हो गया। ये है उनकी कहानी। डोनाल्ड सेरोन का जन्म 29 मार्च 1983 को कोलोराडो के डेनवर में हुआ था। बचपन में वह एक ऐसा बच्चा था जो अक्सर परेशानी में घिरा रहता था और उसकी हरकतें कभी कभी उसके परिवार और दोस्तों के लिए सिरदर्द बन जाती थीं। किशोरावस्था के दौरान उसने सड़क पर लड़ाइयां शुरू कर दी थीं और इन संघर्षों के चलते उसे कई बार जेल में रात बितानी पड़ी थी। जब डोनाल्ड 16 साल का हुआ तब उसके माता पिता उसके बढ़ते गुस्से और झगड़ों से परेशान हो गए थे। उन्होंने उसे अपने घर से बाहर भेजने का निर्णय लिया और उसे उसकी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। उसकी दादी ने उसे अपने घर में खुले दिल से जगह दी और उसकी कई लड़ाइयों के बावजूद उसे जेल से छुड़वाया भी। अगली सुबह जब वह उसे छोड़ने आई तो उन्होंने कभी भी पिछली रात की घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। वह बस इतना कहती, तुम्हें पता है तुमने क्या किया, और फिर वह मौन हो जाती। 20 साल की उम्र में डोनाल्ड ने किकबॉक्सिंग शुरू की और इसके बाद मुए थाई में भी हाथ आजमाया और जैसा कि पता चला वह इसमें बेहद सफल थे। कुछ किकबॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बनाने का फैसला किया, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में उनका नाम काउबॉय सेरोन पड़ा, जो कि उनकी आदत से जुड़ा था। वह हमेशा काउबॉय हैट पहना करते थे। उन्होंने अपनी पहली 9 लड़ाइयां लगातार जीती और फिर जल्दी ही WEC में चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। जब वह WEC से बाहर हुए तो डोनाल्ड ने UFC द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के साथ अनुबंध किया और UFC में आते ही वह एक सुपरस्टार बन गए। UFC में अपनी धमाकेदार प्रस्तुतियों के कारण वह प्रमोशन के इतिहास के सबसे आकर्षक और चर्चित फाइटर्स में से एक बन गए थे। UFC में लड़ाई के अलावा डोनाल्ड को एड्रेनालाइन से बेहद प्यार था। जैसे कि उनके जैसे और भी फाइटर्स होते हैं, डोनाल्ड को हर उस गतिविधि में भाग लेना अच्छा लगता था जिसमें एड्रेनालाइन की खुराक हो। UFC में प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा करने के अलावा वह अपनी खाली समय में डर्ट बाइकिंग, ऑफ रोड रेसिंग, वाटर स्कीइंग और कभी कभी बुल राइडिंग जैसी जोखिम भरी गतिविधियों में भी शामिल होते थे। एक और चीज जो डोनाल्ड को बहुत पसंद थी वह थी स्कूबा डाइविंग। हाई स्कूल में अपना सर्टिफिकेशन पूरा करने के बाद उन्होंने डाइविंग से जुड़ी हर एक चीज को गहराई से अपनाया। उनके शब्दों में वह बस डाइविंग से बेहद प्यार करते थे। उन्हें शिपव्रेक डाइविंग बहुत पसंद थी क्योंकि वह उस अजनबी और रहस्यमयी दुनिया में खुद को खो देना चाहते थे। लेकिन उनका सबसे पसंदीदा था गुफा डाइविंग। अगस्त 2018 में डोनाल्ड मेक्सिको के कोजुमेल में थे, जहां वह अपने दोस्त एलेक्स के साथ डाइविंग करने की योजना बना रहे थे। पहले 3 या 4 दिन उन्होंने अपने अन्य दोस्तों के साथ कुछ जहाजों के मलबे और प्रवाल भित्तियों में डाइविंग की। फिर उन्होंने एरोलिटो गुफा में गहरी डाइविंग करने की योजना बनाई, जो केवल उन दोनों के लिए थी। कोजुमेल के पुराने साउथ हार्बर में कैलेटा नामक क्षेत्र में एक साधारण सा तालाब था, जिस तक पहुंचना और उसे देखना बहुत आसान था। ये तालाब एक सेनोट था, एक प्राकृतिक गड्ढा या सिंकहोल जो तब बनता है जब नीचे की चूना पत्थर की परत ढह जाती है, जिससे नीचे का जल स्रोत दिखाई देने लगता है। इन सेनोट्स में से कई भूमिगत जल निकायों की ओर ले जाते थे, जो या तो छोटे तालाब होते थे या विशाल गुफा प्रणालियों से जुड़े होते थे। एरोलिटो सेनोट देखने में साधारण सा था, लेकिन यह विशाल और जटिल गुफा प्रणालियों की ओर जाता था, जो कोजुमेल के नीचे 6 किलोमीटर से अधिक विस्तारित थी। 17 अगस्त को डोनाल्ड ने एलेक्स से मिलने जाने से पहले अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे को अलविदा कहा। जाने से पहले उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसे एलेक्स के साथ गुफा में जाने से चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे एलेक्स की गोताखोरी क्षमताओं पर संदेह था। कई वर्षों तक एलेक्स और डोनाल्ड एक साथ डाइविंग करते आए थे और एलेक्स डोनाल्ड के लिए एक तरह के मार्गदर्शक की भूमिका में थे। लेकिन अब एलेक्स उम्र के कारण थक चुके थे और उनकी शारीरिक क्षमताएं पहले जैसी नहीं रही थी। एलेक्स का दिमाग तो तेज था, लेकिन उनका शरीर अब उतना साथ नहीं दे रहा था। डोनाल्ड ने अपनी पत्नी को यह आश्वासन दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगा और वही तरह से सुरक्षित वापस लौटेगा जैसे वह हमेशा करता था।
हालांकि उसकी पत्नी अभी भी चिंतित थी और इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए डोनाल्ड ने एक अतिरिक्त हवा का सिलेंडर मंगवाया। पहले तो उसने 2 सिलेंडरों के साथ गोता लगाने का सोचा था, लेकिन अब उसके पास 3 सिलेंडर थे। गुफा में गोताखोरी करने के लिए, जैसा कि आम तौर पर किया जाता है, वे हवा का उपयोग तिहाई के हिसाब से करेंगे। इसका मतलब था कि वह 1/3 हवा अंदर जाते वक्त, 1/3 बाहर लौटने के लिए और शेष 1/3 रिजर्व के तौर पर रखेंगे, ताकि अगर किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना हो तो वह उसका उपयोग कर सके। गुफा में गोता लगाने के दौरान जो पहले गोताखोर किसी गुफा की खोज करते हैं और उसका नक्शा बनाते हैं, वे गुफा में लंबी रस्सियां चलाते हैं, जिन्हें दिशा निर्देश कहा जाता है। ये दिशा निर्देश गोताखोरों के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करते हैं, ताकि वे गुफा में प्रवेश करने और बाहर निकलने का सही रास्ता जान सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से कई गुफाएं बेहद बड़ी, घुमावदार और कम दृश्यता वाले गलियारे से भरी होती हैं, जो अनजाने में खो जाने का खतरा बढ़ा देती हैं। अगर आप गुफा की संरचना से अनजान होते हैं तो ये खो जाना बेहद आसान हो सकता है और यह एक जीवन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इन दिशा निर्देशों को अक्सर स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य चिन्हों के रूप में चिह्नित किया जाता है, जिन्हें कुकीज कहा जाता है, जो गुफा के निकास की दिशा को दिखाते हैं। गुफा में गोता लगाने में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक यही है कि गोताखोर गलत तरीके से दिशा निर्देशों का उपयोग करते हैं या फिर ये सही तरीके से चिह्नित नहीं किए जाते। दिशा निर्देश आमतौर पर 2 अलग अलग किस्मों में होते हैं। पहली किस्म होती है निश्चित या मुख्य लाइनें, जो गुफा प्रणाली में स्थायी रूप से स्थापित की जाती हैं, ताकि गोताखोरों को हर बार गोता लगाने के लिए लाइनों को फिर से गुफा में स्थापित करने की जरूरत न पड़े। ये लाइंस गुफा के निकास पर या फिर गुफा के अंदर किसी बिंदु से शुरू हो सकती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अज्ञात गोताखोर बिना सही प्रशिक्षण या उपकरण के गुफा में प्रवेश न कर सके। हालांकि ये मुख्य लाइनें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, इसलिए गोताखोरों को अक्सर रील लेकर जानी पड़ती है, जिसे जंप लाइन कहा जाता है, जिससे वे एक गुफा से दूसरी मुख्य लाइन में कनेक्ट हो सकते हैं। गुफा से बाहर जाते समय जंप लाइनों को हटा दिया जाता है, ताकि सिस्टम को सरल और सुरक्षित बनाया जा सके। डोनाल्ड और एलेक्स दोनों एरोलिटो गुफा में प्रवेश करने के लिए एक साधारण छोटे तालाब से नीचे उतरते हैं। उनका इरादा था कि वे इस विशाल और भव्य गुफा प्रणाली को पूरी तरह से देखेंगे और इसकी विविध लाइनों के साथ यात्रा करेंगे। जैसे ही वे यात्रा करते हैं, उन्हें एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने की जरूरत पड़ती है। एलेक्स पहले जाता है और अपनी लाइट को पकड़ता है, फिर उसे अपनी गर्दन में लटकाता है ताकि वह दोनों हाथों से स्विच कर सके। लेकिन जैसे ही एलेक्स बंधने की कोशिश करता है, उसका उछाल उपकरण, जो हवा से भरकर उछाल बढ़ाने में मदद करता है, ढीला हो जाता है और गुफा की छत तक जा गिरता है। अचानक जैसे ही उसने अपने पैरों को घुमाया, गाइड लाइन, जो उनकी जीवन रेखा थी, लटक कर उसके चारों ओर लिपट जाती है। डोनाल्ड तुरंत एलेक्स की ओर तैरते हुए आता है ताकि वह लाइन को खोल सके, लेकिन एलेक्स घबराकर छटपटा रहा था। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, चारों ओर इधर उधर घूम रहा था, गुफा की दीवारों से टकरा रहा था और गुफा के तल से सारी गाद उखाड़ रहा था। ये गाद, जो गुफा की तली पर बैठी होती है, जब उछलती है तो दृश्यता को इतना कम कर देती है कि यह कोहरे में तैरने जैसा हो जाता है, जहां आप अपने सामने का हाथ भी मुश्किल से देख सकते हैं। गुफा पूरी तरह से गाद से भर चुकी थी। डोनाल्ड को यह समझ में आ गया कि इस स्थिति में फंसना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने एलेक्स से कुछ बड़े कदम पीछे हटकर अपनी स्थिति को सही किया, ताकि वह भी लाइन में न फंसे और वह फिर से स्पष्ट रूप से देख सके। अब वह मुख्य लाइन के हाथ की पहुंच में था, लेकिन वह हेल्पलेस, निराश होकर देखता रहा, क्योंकि एलेक्स और अधिक घबराता जा रहा था। डोनाल्ड के अनुसार गुफा डाइविंग के अनकहे नियमों में से एक यही है कि आप केवल तब अपने बारे में सोचते हैं जब घबराहट की स्थिति हो। ये इसलिए है क्योंकि घबराया हुआ व्यक्ति न सिर्फ खुद के लिए खतरा बन जाता है, बल्कि किसी अन्य गोताखोर के लिए भी, जो उसे मदद देने की कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर निकल सकता है तो 2 लोगों के मरने का कोई
कारण नहीं है। जब वह मुख्य लाइन को पकड़कर बैठा था तो उसने गुफा के निकास की दिशा को देखा और उसे यह मालूम था कि अगर वह वहां की ओर बढ़ता है तो वह सुरक्षित रहेगा। वह जानता था कि वह तैरकर वहां आसानी से पहुंच सकता था और पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह जीवित बाहर निकलने में सफल होगा। लेकिन दूसरी ओर वह एलेक्स को देख रहा था, जो गाद में पूरी तरह से फंसा हुआ था और उसे यह यकीन था कि बिना मदद के एलेक्स बच नहीं पाएगा। सभी घबराहट में एलेक्स ने किसी तरह अपनी लाइट बंद कर दी थी। डोनाल्ड बस वहीं बैठा यह सोचने लगा कि वह उम्मीद करता है कि एलेक्स ने अपना माउथ पीस नहीं खो दिया हो, क्योंकि अगर वह नहीं संभल सका तो वह उससे कुछ फीट की दूरी पर डूबकर मर सकता था। डोनाल्ड ने अपने एक अनकहे नियम को तोड़ने का फैसला किया और एलेक्स को बचाने के लिए गाद में घुसने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गाद में घुसा, उसे पूरी दिशा का भान खो गया। वह न तो ऊपर जा सकता था न ही नीचे, और अचानक उसे समझ में आया कि वह खुद भी घबराने लगा था। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पूरी तरह से डूबने जैसा महसूस कर रहा था। उसने गुफा की छत से अपना सिर टकरा लिया और कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। सिर पर लगी चोट से उसे एक पल की शांति मिली, लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अपनी सांसों को धीमा करते हुए उसने हाथों को सामने देखा और पाया कि वह किसी भी दिशा में देख पाने में सक्षम नहीं था। उसने घड़ी को देखा और 2 प्रेशर गेज को चेक किया, यह जानने के लिए कि उसके पास एक पूरी तरह से भरा हुआ तीसरा सिलेंडर है जो अब तक खोला नहीं गया था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहां उस घने अंधेरे कमरे में बैठ गया जहां से वह घबराया हुआ था और एक योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उसने गाद को टटोलने की कोशिश की और एलेक्स को खोजने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स कहीं नहीं मिला। शुक्र है कि उसने खुद को थोड़ा और शांत किया और फिर गुफा की दीवार के साथ अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया ताकि वह देख सके कि वह कहाँ है। आमतौर पर अच्छी दृश्यता में गोताखोर गुफा में अलग अलग स्थलों को ध्यान में रखते हैं ताकि वे अपना रास्ता खोज सकें, लेकिन जिस चैनल में वे थे वह था जिसे वे तलाशने के लिए जा रहे थे। वे उससे बाहर नहीं आ रहे थे, इसलिए यह उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित था। फिर उसने अपने कंपास की जांच करने का फैसला किया, क्योंकि जब वे गुफा में आए तो उसने पहली छलांग से बाहर निकलने की दिशा 126 डिग्री मापी थी। यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि गुफा की घुमावदार सुरंगों में आप निकास की दिशा में सही दिशा में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गुफा के सही हिस्से में नहीं हैं तो वह दिशा किसी दूसरी सुरंग की दीवार की ओर ले जा सकती है। कोई दूसरा विकल्प न होने पर उसने उस दिशा में तैरने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एक दीवार पर आ गया। फिर उसने नीचे तैरने की कोशिश की और दूसरी दीवार में जा घुसा, और अब वह पूरी तरह से घबराहट की स्थिति में था। तो अब वह लात मार रहा था, हाथ पैर मार रहा था और घबरा रहा था और हिंसक रूप से तैर रहा था, और फिर अचानक वह गाद से बाहर निकल गया और मुख्य लाइन पर ठोकर खा गया। डोनाल्ड ने उसे पकड़ लिया और एक बार फिर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक नई समस्या थी। वह मुख्य लाइन के गाद वाले हिस्से के गलत तरफ था। उसके पीछे गुफा में और भी गहराई में गाद मुक्त और साफ रास्ता था। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता, जिस रास्ते से उसे जाना था, अभी भी पूरी तरह से गाद से भरा हुआ था और निकास लगभग 1000 गज दूर था। इसके अलावा वह जहां था और जहां उसे होना था उसके बीच एक छलांग थी, जिसका अर्थ था कि उसे गुफा से बाहर निकलने के लिए गाद के बीच से बिना किसी बंधन के अपना रास्ता खोजना होगा। वह एक पल के लिए वहां बैठा। उस दिन गुफा में प्रवेश करने से पहले उसने जो नक्शे देखे थे उनके बारे में सोचता रहा। वह जानता था कि आगे गुफा में एक दरार थी। एक तरफ से बाहर निकलने का रास्ता था और दूसरी तरफ से गुफा में गहराई तक। इसलिए वह फिर से गाद में घुस गया और इधर उधर टटोलने लगा और एक छेद खोजने में कामयाब रहा। यह सही था या नहीं यह सुनिश्चित नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा और एक और छेद पर आ गया। उसने इधर उधर टटोला और सोचा कि यह परिचित लग रहा है और उसने उसमें तैरने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने देखा कि वह धारा के विपरीत तैर रहा था। जब वे गुफा में आए तो उसने ये भी देखा कि वे एक छोटी धारा के विपरीत तैर रहे थे, जिसका अर्थ था कि चूंकि वह अब विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा था, इसलिए वह गलत दिशा में तैर रहा था। एक बार फिर से घबराने लगा। वह पागलों की तरह गाद के विपरीत दिशा में मुख्य लाइन पर वापस तैर गया। वहां बैठे बैठे सचमुच घबराहट से तेज सांस लेते हुए वह बस उस सुबह के बारे में सोच सकता था जब उसने अपनी पत्नी और बच्चे को चूमा था और उन्हें आश्वासन दिया था कि वह घर आ रहा है। इसलिए वह एक बार फिर गाद के अंधेरे रसातल में वापस तैर गया और एक बार फिर घबरा गया। और अब
गुफा के घने अंधेरे में उसने खुद से सोचा, ये सब भारी सांसें मेरे टैंकों से सारी हवा चूस रही हैं। इसलिए अंधेरे में खो जाने के अलावा उसे पूरी तरह से हवा खत्म हो जाने की चिंता होने लगी। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी घड़ी और फिर अपने गेज को देखा और फिर अपनी घड़ी को देखा और यह पता लगाने में कामयाब रहा कि उसके पास लगभग 1 घंटे की हवा बची है। उसने सोचना शुरू किया कि एक बार उसकी हवा खत्म हो जाने पर क्या होगा। जिस एयर ओनली सिस्टम का वह इस्तेमाल कर रहा था, उस पर एक बार हवा खत्म हो जाने पर माउथ पीस बस पानी से भर जाता था और फिर वह पानी को अंदर खींच लेता था और वह डूब जाता था। विडंबना यह है कि डोनाल्ड का सबसे बड़ा डर डूबना है, इसलिए डूबना न चाहते हुए भी उन्होंने अपना उत्प्लावन यंत्र पकड़ा और उसे पूरी तरह भरने के लिए उसमें सांस लेना शुरू कर दिया। जब वह पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपने उछाल यंत्र से हवा भर चुका था, तो उसने अपनी स्थिति को थोड़ा और आरामदायक बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह गुफा की छत पर चढ़ गया और उल्टा होकर वहीं आराम करने लगा। कुछ पल के लिए वह बस अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचता रहा। उसके मन में एक विचार आया कि वह अपनी पत्नी को एक पत्र लिखे, जिसमें वह अपनी पूरी स्थिति और अपनी गलतियों के लिए खेद जताए। उसने महसूस किया कि इस घबराहट में उसने बहुत कुछ खो दिया है। उसने अपने नोटपैड और ग्रीस पेन को हाथ में लिया और सोचने लगा कि अब वह कैसे अपनी दुखद परिस्थिति को व्यक्त कर सकता है। फिर अचानक उसे अपनी स्थिति का और भी गहरा एहसास हुआ। उसने अपने डर को महसूस किया। वह डूबने से बहुत डरता था और जैसे ही हवा खत्म होने का समय पास आया, उसने तय किया कि जब वह पूरी तरह से थक जाएगा तो वह अपने उछाल यंत्र का अधिकतम उपयोग करेगा, ताकि जब तक उसमें ऑक्सीजन हो वह सांस ले सके। जैसे ही उसका टैंक खाली हो जाएगा और केवल कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा, वह धीरे धीरे बेहोश होने तक सांस लेता रहेगा। वह जानता था कि जिस बिंदु पर वह पूरी तरह डूबेगा वह फिर कभी नहीं उठेगा। लेकिन उस समय जब वह इस सोच में डूबा हुआ था और एक अलविदा पत्र लिखने के बारे में सोच रहा था, एक गुस्से की लहर ने उसे घेर लिया। वह खुद पर क्रोधित हो गया कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी और अपने डर से हार मान ली थी। उसने खुद से कहा, मैं एक लड़ाकू हूं, लड़ाकू कभी हार नहीं मानते। और फिर उसने अपने संकल्प को मजबूत किया और गुफा की छत पर उल्टा रेंगते हुए फिर से खुद को संभालने की कोशिश की। इस बार उसे गुफा की छत पर एक दरार का ध्यान आया जो पूरी गुफा की लंबाई में फैली हुई थी। घबराए हुए और तेज सांसें लेते हुए वह छत पर रेंगता हुआ दरार की ओर बढ़ने लगा। वह पूरी तरह से सचेत था, लेकिन उसकी घबराहट ने उसे और भी तेजी से आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे जैसे वह दरार की ओर बढ़ा, वह समझने लगा कि यह दरार जितनी लंबी थी उतना ही अधिक मौका था कि वह बाहर निकल सकता था। फिर अचानक उसने देखा, दूर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी जो गुफा में धीरे धीरे छनकर प्रवेश कर रही थी। हरी चमक ने उसे उम्मीद का एक नया संचार दिया। अभी भी घबराया हुआ और सांसों में तेजी से वृद्धि के बावजूद वह बेतहाशा उस रोशनी की दिशा में तैरने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, वह देख सकता था कि वह दरार और चौड़ी हो रही थी और रोशनी अब और अधिक स्पष्ट हो रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह छेद के पास पहुंचा, उसके टैंक ने दरार में फंसने की कोशिश की और वह अंदर नहीं जा सका। अब वह और भी परेशान हो गया। लात घूंसे मारते हुए उसने दरार में और रास्ता बनाने की कोशिश की। कुछ ही समय में उसने टैंक को अंदर घुसते हुए पाया और तभी वह बाहर निकल आया। जैसे ही गुफा का मुंह दिखाई दिया, उसकी आंखों में विश्वास और राहत का मिश्रण था। वह वहां आ गया था, वह बाहर था। एक पल पहले वह अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा लिख रहा था और अब वह अपने परिवार से मिलने के लिए घर वापस लौटने वाला था। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसकी आंखें चमक उठीं। सामने एलेक्स बैठा हुआ था। ये देखकर उसकी राहत और भी बढ़ गई। जैसा कि पता चला, एलेक्स ने भी गुफा से बाहर निकलने के लिए मुख्य लाइन पकड़ ली थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब हम दोनों साथ में गोताखोरी नहीं कर रहे हैं, है ना? डोनाल्ड ने हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं, अब बस इतना ही। फिर डोनाल्ड ने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी को संदेश भेजा, आज थोड़ा डरावना पल था, लेकिन मैं घर आ रहा हूँ। यह कहानी डोनाल्ड सेरोन द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष विवरण पर आधारित है। वह जिस वीडियो में अपनी पूरी यात्रा और संघर्ष के बारे में बताते हैं, वह अद्भुत और भयानक है। मैं आपको इस वीडियो को देखने की अत्यधिक सलाह देता हूं, क्योंकि वह अपनी घबराहट, डर और संघर्ष के बारे में एकदम दिल से बताते हैं।